ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों, कल 10 जुलाई को जवान का 2 मिनट और 13 सेकंड का एक टीजर या प्रीव्यू जो भी कहिए उसे रिलीज किया गया। कल मैं दिन भर बिजी था, इस कारण से वीडियो नहीं बना पाया था। जवान के डायरेक्टर और राइटर है एटली, जिनके बारे में आगे हम बात करेंगे। सबसे पहले जवान की कहानी के बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। टीजर से जो बातें हमें, टीजर प्रीव्यू जो भी है उससे जो बातें हमें पता चलती है, उस पर आने से पहले IMDb और विकिपीडिया पर इसकी कहानी के बारे में जो हमें पढ़ने को मिलता है वो मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। IMDb पर लिखा है, अ मैन इज ड्रिवन बाय अ पर्सनल वेंडेटा टू रेक्टिफाई द रॉन्ग्स इन सोसाइटी while keeping a promise made years ago. He comes up against a monstrous outlaw with no fear, which caused extreme suffering to many. ये IMDb पर लिखा है। और विकिपीडिया पर लिखा है, जवान इज अबाउट अ सोल्जर who sets out to avenge a personal vendetta against the government with the help of his gang of women. तो कुल मिलाकर इन दोनों ही डिस्क्रिप्शन से हमें जो पता चलता है कि एक व्यक्ति है जो व्यक्तिगत प्रतिशोध की भावना से भरा हुआ है। समाज की जो बुराइयां हैं, जो कुछ गलत बातें हैं समाज के, उनको वो ठीक करना चाहता है। उसके लिए उसके पास में उनकी लड़कियों की एक पूरी टीम उसने बनाकर रखी है, जिन्हें हम विजिलांटे, जितनी इन सबको हम विजिलांटे कह सकते हैं, उनकी एक टीम कह सकते हैं। और ये समाज की बुराइयों को खत्म करने के लिए किसके अगेंस्ट लड़ रहे हैं? गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, सिस्टम के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, हमारे सुरक्षा बलों के विरुद्ध ये लड़ रहे हैं। और ये कौन है? जितना जैसा कि हमें टीजर से या प्रीव्यू से पता चल रहा है, ये पिता का कैरेक्टर है, यानी जो व्यक्तिगत प्रतिशोध से भरा हुआ है, उसकी लड़कियों की टीम भी है। हम जो मेट्रो वाला सीन है वहाँ पर हमें दिखता भी है, देखिए, जो मुंडन किया हुआ है जिसके सर पर बाल नहीं, वो वृद्ध कैरेक्टर है, यानी वो पिता का पात्र होगा। और बेकरार करके यह हमें यूं ना चाहिए, वो जो सॉन्ग है जिस पर वो डांस करता है, उससे पहले देखिए उसने जो आर्मी का जैकेट पहना हुआ है उस पर वो अपना बैज भी लगा लेता है डांस करने से पहले। उसके पीछे उसकी लड़कियों की जो टीम है वो भी खड़ी हुई हमें दिखाई देती है। तो ये वो व्यक्ति है जिसने वर्षों पहले किसी को कुछ वचन दिया था, जितनी संभावना है अपनी पत्नी को वचन दिया था, यानी दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर को। और उस वचन को निभाने के लिए अभी वो लगा हुआ है। पहले आर्मी में था, एक्स आर्मी ऑफिसर है ये, और अभी अपने ही देश के विरुद्ध, सिस्टम के विरुद्ध, गवर्नमेंट के विरुद्ध, हमारे सुरक्षा बलों के विरुद्ध उसने युद्ध छेड़ा हुआ है। किस लिए? समाज की बुराइयों को समाप्त करने के लिए, नष्ट करने के लिए। अब उसके सामने कौन आएगा? उसका ही बेटा आएगा। ऑब्वियसली सिंपल सी बात है। वो बेटा कौन है? जिसका जेल में जन्म हुआ था, बिल्कुल बाहुबली की स्टाइल में वो ऊपर हाथ में बेटे को लेते हुए वो सीन भी आप देख सकते हैं। जेल में उसका जन्म हुआ था, और बाद में कुछ जो भी वहाँ पर हुआ होगा जेल में, वो वहाँ से कैसे बाहर आता है, या ये जो पिता का कैरेक्टर है वो उसका पूरा शरीर कैसे जल गया था, फिर वो अपने शरीर के पूरे शरीर पर पट्टियाँ उसने कैसे लपेटी है, वो सारी बातें हमें आगे दिखाई, मतलब फिल्म में वो हमें पता चलेगा। और एक सीन हम पुराने समय का भी देखते हैं, एक गांव का, जहाँ पर ग्राम देवता की पूजा गांव के लोग कर रहे हैं सभी, और तभी कुछ लोग उस गांव पर हमला करने के लिए आते हैं। पर उसी समय फिर ये पट्टियाँ लपेटा हुआ जो पिता का कैरेक्टर है वो वहाँ पर आता है बचाने के लिए गांव के लोगों को। ऐसा हमें मतलब दिखता है, पता चलता है। तो जो बेटा है जिसका जेल में जन्म हुआ था, वो आगे जाकर IPS ऑफिसर, मतलब पुलिस ऑफिसर वो बनेगा, और वो बेटा फिर अपने ही पिता के विरुद्ध जाएगा। और पिता कौन है? जो सिस्टम के विरुद्ध, गवर्नमेंट के विरुद्ध लड़ रहा है, अपना एक वचन निभाने के लिए, व्यक्तिगत प्रतिशोध की भावना से वो भरा हुआ है, गवर्नमेंट के विरुद्ध लड़ रहा है। और मेट्रो में जब वो ये डायलॉग बोलता है, मेट्रो वाला सीन याद करिए, वहाँ पर वो बोलता है कि जब मैं विलन बनता हूँ ना, तो मेरे सामने कोई भी हीरो टिक नहीं सकता, कोई भी हीरो। ये लाइन जब वो बोलता है उसी समय NSG जो कमांडोज हैं हमारे, वो हमें दिखाई देते हैं, उन पर गोलियां चल रही है। मतलब ये जो हीरो है वो NSG कमांडोज है, और उनके अगेंस्ट ये जो विलन टाइप कैरेक्टर जो पिता का, वो सिस्टम के विरुद्ध, गवर्नमेंट के विरुद्ध लड़ेगा। यानी सिस्टम से वो पीड़ित है, कुछ शायद हुआ होगा उस पर अन्याय, वो गवर्नमेंट को, सिस्टम को, इंडियन स्टेट को वो दोषी मान रहा है, और उसने अपनी लड़कियों की टीम बनाकर रखी है हमारे देश के विरुद्ध, सिस्टम के विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध, सुरक्षा बलों के विरुद्ध लड़ने के लिए। भले ही इसे विलन कहा जाए, पर स्वाभाविक सी बात है उसके बारे में सिंपैथी पैदा की जाएगी। ये जो सिस्टम के विरुद्ध लड़ने वाला पिता का कैरेक्टर है, स्वाभाविक सी बात है, उसको जस्टिफाई किया जाएगा, उसके प्रति सिंपैथी पैदा की जाएगी।
कि सिस्टम ने, गवर्नमेंट ने क्या अत्याचार किया था, या जो भी देखेंगे हम। ये जो एक कम्युनिस्ट विचारधारा होती है ना, वो हमेशा से ही आप देख लीजिए, नक्सलियों को भी जब जस्टिफाई करना होता है तो यही कहा जाता है कि भाई इंडियन स्टेट ने अत्याचार किया है, इस कारण से वे अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, अधिकारों के लिए उन्होंने हाथों में हथियार लिए हुए हैं। और जब वे नक्सली हमारे सुरक्षा बलों पर हमला करते हैं, हमारे जवान जब वीर गति को प्राप्त होते हैं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में, तो यही जो इकोसिस्टम है लेफ्टिस्टों का, वो जश्न मनाता है, खुशियाँ मनाता है। देखिए, दंतेवाड़ा में हमारे जब 80 के करीब जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे, तो किस प्रकार से जश्न मनाया गया था जेएनयू में, ये सारी बातें हमने सुनी हुई है, देखी हुई है। तो ये जस्टिफिकेशन हमेशा हम देखते हैं, जो कम्युनिस्ट विचारधारा है वो इसी प्रकार से, उसका सोचने का तरीका ही यही होता है। अब यहाँ पर जो पिता का कैरेक्टर है, उस पर क्या सो कॉल्ड अन्याय हुआ होगा, और वो अपने ही देश के विरुद्ध क्यों उसने गवर्नमेंट के विरुद्ध युद्ध छेड़ा हुआ है, और ये लड़कियों की टीम उसने कैसे बनाई, क्यों बनाई है, ये सारी बातें आगे जाकर हम देखेंगे ही। अब बात करते हैं फिल्म के डायरेक्टर के बारे में। एटली तमिल फिल्म इंडस्ट्री से हैं। इससे पहले जो एक्टर विजय हैं, उनके साथ में कुछ फिल्में उन्होंने की हुई है। मैंने तो उनकी कोई फिल्म देखी हो ऐसा मुझे याद नहीं आ रहा, पर मर्सल का वो सीन मुझे अच्छी तरीके से याद है। डायरेक्टर एटली ही थे उसके भी। और आपको याद होगा 2017 या 17 में शायद मर्सल रिलीज़ हुई थी, और उस समय जीएसटी को लेकर एक बहुत ही झूठे तथ्यों पर आधारित एक प्रोपेगेंडा से भरा हुआ डायलॉग मर्सल में था कि भाई सिंगापुर में तो 7% केवल टैक्स लिया जाता है, पर फिर भी वहाँ पर मेडिकल सुविधा सबको फ्री है। हमारे देश में तो 28% जीएसटी लिया जाता है, पर फिर भी यहाँ पर तो मतलब कोई ऐसी मेडिकल सुविधा फ्री सरकार नहीं देती, वगैरह वगैरह। इतना मूर्खतापूर्ण वो डायलॉग था, मतलब जिसके पास थोड़ा सा भी कॉमन सेंस हो ना, वो ऐसा डायलॉग लिख ही नहीं सकता। सबसे पहली बात तो जब तक वैट था जीएसटी आने से पहले, वो 13.5-14% कुछ था। जीएसटी आने के बाद में जितनी भी जीवनावश्यक वस्तुएं हैं उनके ऊपर टैक्स 5 से 6% है, और बाकी जो लग्जरी आइटम्स हैं उन पर 28% का टैक्स है, जिनका गरीबों से कोई लेना देना ही नहीं है। पर डायलॉग क्या डाला है देखिए, सिंगापुर में 7% केवल टैक्स है, भारत में 28% है। कोई सेंस है इस बात का? और दूसरी बात, चलो सरकारी सुविधाएं या सोशल वेलफेयर स्कीम्स की ही अगर बात करनी है ना, दिखा दीजिए दूसरा कोई देश भारत जैसा पूरे विश्व भर में, दिखा दीजिए जहां पर भारत के जितनी सोशल वेलफेयर स्कीम्स या माइनॉरिटीज़ के लिए जो चलने वाली स्कीम्स है, हाँ, भारत की जितनी कहीं और चलती हो विश्व भर में, चाहे वो फ्री राशन हो या रिजर्वेशन हो, या फिर सरकार की तरफ से जो 5 लाख रुपए का जो मेडिकल बीमा जो सरकार की तरफ से अभी शुरू किया गया है, 1 रुपए में मिलने वाली पॉलिसी हो, या फिर जो माइनॉरिटी अपीजमेंट के लिए भी कई सारी अलग अलग राज्य सरकारों के द्वारा स्कीम चलाई जाती है, सब्सिडीज़ दी जाती है, हज के लिए जो सब्सिडी दी जाती है, कुछ राज्य सरकारों के द्वारा जेरूसलम के लिए भी सब्सिडीज़ दी जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भाई मंदिरों पर उल्टा इंडियन स्टेट टैक्स लेता है मंदिरों से। मंदिरों की संपत्ति भारतीय सरकार का खजाना उसको माना जाता है। और दूसरी तरफ इस प्रकार से कई सारी अपीजमेंट की जो पॉलिसीज, सब्सिडीज आदि है, वो दूसरी तरफ हम देखते हैं। पूरे विश्व भर में कोई ऐसा एक दूसरा देश दिखा दीजिए जहां पर भारत के जितनी सोशल वेलफेयर स्कीम्स हो, या दूसरी कई सारी राज्य सरकार जो अपीजमेंट के लिए जो स्कीम्स चलाती है, ऐसी इतनी सारी कुछ जो स्कीम्स है, सब्सिडीज है, वो दुनिया के दूसरे किसी देश में दिखा दीजिए। एक सिंगल उदाहरण भी नहीं मिलेगा भारत जैसा। बात करते हो, हाँ, कोई सेंस तो होना चाहिए था ना। जब एटली जो भी जिन्होंने भी वो डायलॉग लिखा था, आपको अपना एजेंडा फैलाना है तो कुछ फैक्ट्स के आधार पर, लॉजिक के आधार पर, कम से कम कुछ तो लॉजिक का यूज करके कम से कम आपको प्रोपेगेंडा अपना फैलाना चाहिए। मोदी जी के विरुद्ध आपको चलो आलोचना करनी है तो बिल्कुल करो भाई, पर कम से कम कुछ लॉजिक तो हो उस बात का, कुछ सेंस तो हो उस बात का। चलिए, मर्सल को तो करीब 6 वर्ष हो गए हैं। अब देखते हैं इस बार डायरेक्टर एटली जो जवान के राइटर भी है, उन्होंने इस बार क्या कहानी लिखी है। इंडियन स्टेट के विरुद्ध क्यों लड़ रहा है ये पिता का कैरेक्टर, क्या अन्याय अत्याचार किया इंडियन स्टेट ने, और कैसे उसके प्रति, उस कैरेक्टर के प्रति सिंपैथी पैदा की जाएगी, ये मैं देखना चाहूँगा। मैं उत्सुक हूँ देखने के लिए। बाकी टेक्निकली तो ऑब्वियसली बढ़िया लग रहा है, विजुअली काफ़ी बढ़िया लग रहा है ये जो प्रीव्यू टीज़र या जो कुछ भी था ये। बाकी आपको क्या लगता है कि इस पिता के कैरेक्टर
को मतलब जिसे कहा गया है कि व्यक्तिगत प्रतिशोध की भावना से वो भरा हुआ है। वर्षों पूर्व दिया गया वचन वो अभी भी निभाना चाहता है, समाज की बुराइयों को नष्ट करना चाहता है और उसने गवर्नमेंट के अगेंस्ट युद्ध छेड़ा हुआ है। अपनी लड़कियों की टीम बनाई हुई है, विजिलांटे लड़कियाँ जो भी उसकी टीम है। तो क्या रीज़न होगा इसके पीछे, क्या दिखा सकते हैं डायरेक्टर या राइटर एटली? मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।